हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर में जो स्पायरोमीट्री वाला पार्ट है वहां तक के क्वेश्चंस देखे थे। इससे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है, दैट ऑल वी हैव कंप्लीटेड। ओके, मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था इस चैप्टर का कि अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन का मीनिंग सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता है, बल्कि रेस्पिरेशन में ये 5 बेसिक स्टेप्स आते हैं जिनमें ब्रीदिंग तो है ही। ब्रीदिंग के अलावा जब एयर, एटमॉस्फेरिक एयर हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में पहुंच जाएगी तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस गैसेस का डिफ्यूजन होगा, O2 CO2 का एक्सचेंज होगा विद द ब्लड। देन जैसे ही O2 ब्लड में आएगी, ब्लड उस O2 को पकड़कर अपने साथ लेकर जाएगा सेल्स तक, और सेल्यूलर लेवल पर यानी टिश्यूज पर, सेल्स पर भी अगेन गैसेस का डिफ्यूजन होगा। ओके, CO2 सेल्स से ब्लड ले लेगा, O2 सेल्स को दे देगा। अब इस CO2 को लेकर अगेन ट्रांसपोर्ट होगा CO2 का, तो वो हम ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में ही कवर करते हैं। O2 एंड CO2 का किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है वो वहां साथ में पढ़ना है, ठीक है। और रही बात एक्सचेंज की, तो ये दोनों स्टेप्स भी एनसीईआरटी में साथ में ही एक्सप्लेन किए गए हैं, क्योंकि दोनों ही जगह डिफ्यूजन हो रहा है। बस आपको सिंपली देखना ये है कि ये कैसे डिसाइड हुआ कि कौन सी जगह पर O2 एंड CO2 किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन सब चीजों को डिसाइड करते हैं, वो हमें यहाँ पर रिवाइज करना है अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस, ठीक है। और रही बात इस 5th स्टेप की, जिसको आप कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इट इज एक्चुअली द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब हमारे सेल्स को O2 मिल गई, डाइजेस्टिव सिस्टम से फूड मिल गया, तो अब सेल्स के पास उस फूड को बर्न करना है, उस फूड को ऑक्सीडाइज करना है, उसे यूटिलाइज करना है टू प्रोड्यूस द ATP, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, एंड इट इज एग्जैक्टली सेम जैसा हमने प्लांट्स में पढ़ा था। तो ये चीज आपको दोबारा यहाँ पर नहीं पढ़नी होती है। तो हमने इसमें ब्रीदिंग वाला पार्ट तो कंप्लीट कर ही लिया था। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जो हेडिंग है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टेप 2 एंड 4, जो 5 स्टेप्स है उनमें 2 एंड 4 को साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थोड़ा सा प्रिंसिपल बता देती हूँ, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनता इस पार्ट से, बहुत सिंपल सी बात है कि जो मैंने आपको पूरा सर्कुलेशन बताया कि किस तरह हार्ट से ब्लड, पहले ऑर्गन से ब्लड हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से वापस हार्ट में और हार्ट से ऑर्गन्स में जाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल ब्लड सर्कुलेशन। उसी को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ये वैल्यूज आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इन वैल्यूज से ही डिसाइड होगा कि O2 और CO2 के डिफ्यूजन की क्या डायरेक्शन रहेगी। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल बताया था कि एल्वियोलाई में एटमॉस्फेरिक एयर आती है ना, यहाँ पर इससे रिलेटेड सेम इन वैल्यूज की टेबल भी दी है बच्चों। देखो आप इस टेबल को कैसे याद करोगे, मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। यहाँ पर आपको O2 एंड CO2 के क्या याद करने हैं, पार्शियल प्रेशर्स याद करने हैं, mmHg में होते हैं। अब सिंपल सी बात है, O2 एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है। ये कैसे आया, क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेरिक एयर में O2 21% होती है अप्रोक्सीमेटली, तो अगर आप 21% के अकॉर्डिंग प्रेशर में कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल गैसेस में 21% है तो कितनी होगी, तो वो आएगा 159 mmHg, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक एयर में तो हमें पता ही है, ये 0.3, आप कंफ्यूज मत होना। अगर हम एयर में CO2 का परसेंटेज देखते हैं तो वो तो 0.03% है, वो कितना होता है 0.03%, बट अगर हम इसको mmHg में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज 0.3 mmHg, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों मिलते जुलते ऑप्शंस आ सकते हैं। अब सुनो, अब हम कह रहे हैं बार बार कि एटमॉस्फेरिक एयर ही हमारे एल्वियोलाई में जा रही है, तो फिर एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्वियोलाई में ये सेम वैल्यू होनी चाहिए थी ना, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि क्या हमारे एल्वियोलाई बिल्कुल खाली पड़े थे, नहीं। कल हमने स्पायरोमेट्री में सीखा था कि हमारे एल्वियोलाई में हमेशा थोड़ी बहुत एयर रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब उस एल्वियोलर एयर में पहले से O2 भी है, CO2 भी है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर एल्वियोलाई में गई वो एल्वियोलर एयर के साथ मिक्स हो गई ना, एंड बट ऑब्वियस एल्वियोलाई में CO2 पहले से प्रेजेंट है, तो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर में सिर्फ 0.3 mmHg CO2 थी, बट एल्वियोलाई में जब ये एयर मिक्स हो गई तो एल्वियोलाई में अब जो एट प्रेजेंट नेट वैल्यू है CO2 के पार्शियल प्रेशर की, PCO2 की, वो हो जाएगी 40, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेरिक एयर में 21% थी, बट एल्वियोलर एयर में मैं तुम्हें कह रही हूँ CO2 ज्यादा है, मतलब CO2 भी बहुत सारी, O2 कम है,
तो मिक्स होने की वजह से O2 का प्रेशर घट जाएगा। डू रिमेंबर, ऐसे याद रखना, एल्वियोलाई में लगभग 100 mmHg ऑक्सीजन होती है। ऐसे 100% मार्क्स हमें लाने होते हैं, तो 100 के आसपास यानी 104 mmHg O2 प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका पार्शियल प्रेशर है। मतलब अब आप बाकी वैल्यूज कैसे याद करोगे? देखो बहुत आसान है। CO2 की जो वैल्यूज है ना, वो तो हमेशा 40-45 के अराउंड घूमेगी। उसमें भी ये बहुत आसान है याद करना कि 45 हायर वैल्यू है, 40 लोअर वैल्यू है। तो आप खुद बताओ कहां कहां पर CO2 ज्यादा होगी? एक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज में, क्योंकि टिश्यूज में लगातार फूड का ऑक्सीडेशन चलता है तो CO2 बनती है। तो CO2 की जो हायर वैल्यू है 45 वो तो आपको याद रखनी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में। और बाकी जो बचा एल्वियोलाई जहां पर फ्रेश एयर है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां पे 40-40 कर दो। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, आप ट्रिक से यूज आराम से याद रख सकते हैं। रही बात O2 की, तो O2 भी ना जहां जहां कम होती है, कहां कहां कम होगी O2? जहां CO2 हाई है वहां O2 कम है ना, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 हाई थी तो O2 कम है, टिश्यूज में भी CO2 हाई थी तो O2 कम है। क्यों कम होती है O2 टिश्यूज में? क्योंकि जैसे ही टिश्यूज के पास ऑक्सीजन आती है वैसे वो उसे यूज कर लेते हैं, तो कंपैरेटिवली टिश्यूज में हमेशा ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो जो लोअर वैल्यू है ऑक्सीजन की वो भी 40 ही है। जैसे CO2 की लोअर वैल्यू 40 थी वैसे O2 की भी 40 है। बहुत आसानी से याद रख सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको O2 की वैल्यू हाई रखनी है। तो अगर हम एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 की वैल्यू देखें तो यहाँ 100 में 5 ऐड कर दो, यहाँ 100 में से 5 कम कर दो, 100 के आसपास है, यहाँ 104, यहाँ 95। ठीक है, तो इस तरह से आप इन वैल्यूज को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब यही सेम चीज आपको यहाँ पर दी हुई है, देखो एल्वियोलर एयर में अभी हमने देखा 104 और 40। ठीक है, यहां से हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, पहले टिश्यूज से हार्ट में, फिर ये। तो ये पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट है, इसमें देखो वैल्यूज क्या है? O2 कम होनी चाहिए 40, CO2 ज्यादा होनी चाहिए 45। इधर जब ऑक्सीजनेट हो गया ब्लड तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने देखा था O2 कितनी होनी चाहिए? 100 के आसपास यानी 95, और CO2 कम वाली हो गई 40। और रही बात टिश्यूज की, यहाँ लिख नहीं रहा है तो तुम यहाँ पे ऐड कर लो। टिश्यूज में PO2 और PCO2 कितने होते हैं? देखिए याद है क्या? खुद बता दोगे क्या? टिश्यूज में ऑक्सीजन कम होती है तो 40 और CO2 ज्यादा होती है तो 45 mmHg। सिंपल। ठीक है, तो अगर कोई भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। और इन्हीं डिफ्यूजन की वैल्यू PO2 एंड PCO2 की वैल्यू से डिसाइड होगा कि कौन सी गैस किस डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एल्वियोलाई पर एक्सचेंज कैसे होगा, तो O2 जो है वो यहाँ 104 है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है? 40 है। तो O2 तो क्या होगा? ब्लड में आएगी, जैसे जैसे ब्लड में O2 आती जाएगी, ब्लड देखो ऑक्सीजनेट होता जा रहा है, और CO2 45 से 40 की तरफ जाएगी, यानी एल्वियोलाई में चली जाएगी। इसी तरह टिश्यूज में एक्सचेंज ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों टिश्यूज में O2 ब्लड से सेल्स की तरफ आ रही है? क्योंकि ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर है 95, जबकि टिश्यूज में अभी हमने लिखा कितना है? कम है, यानी 40। तो 95 से 40 की तरफ। और CO2 टिश्यूज में कितनी है? 45 ज्यादा होती है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी है? 40। आप देखो इसमें गड़बड़ मत करना, आप इन दोनों में मत कर लेना कि मैम टिश्यूज में भी CO2 45 है और डीऑक्सीजनेटेड में भी 45 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है टिश्यूज के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 दे रहा है और CO2 ले रहा है, तो इन दोनों के बीच में हो रहा है। यहाँ 45 है, यहाँ 40 है CO2 की वैल्यू। ठीक है, जैसे जैसे ब्लड में बच्चों CO2 जाएगी वैसे वैसे ब्लड क्या होता जा रहा है? डीऑक्सीजनेट होता जा रहा है। एंड अगेन ये बार बार साइकिल रिपीट होता रहेगा। ठीक है, सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बनता है वो बनता है इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर हम एल्वियोलाई में देखें तो एल्वियोलर एपिथेलियम किसकी बनी है? ये हम एनिमल टिश्यू में पढ़ चुके हैं, यू ऑल नो। जो सबसे थिन एपिथेलियम है, फ्लैट सेल्स जहां पर होती हैं, वो एक्सचेंज वाली जगह पर प्रेजेंट होती है, यानी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो आपको सेल्स दिख रही हैं ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है, इसी तरह अगर हम कैपिलरी को देखें तो कैपिलरी में भी बच्चों सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही होती है ना, पढ़ रखा है हमने, क्योंकि कैपिलरीज का काम भी एक्सचेंज है, तो कुछ भी रटने जैसा नहीं है। और दोनों के बीच में आपको हल्का सा ये येलोइश कलर का जो गैप दिख रहा है, दिस गैप इज मेड अप ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। हर एपिथेलियम के बेस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो दोनों का कॉमन बेस हो गया, दैट इज कॉल्ड बेसमेंट सब्सटेंस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि O2 को कितनी लेयर्स क्रॉस करनी है, तो 3 लेयर्स क्रॉस करनी है, एल्वियोलर एपिथेलियम, बेसमेंट लेयर
और कैपिलरी की वॉल। कैपिलरी की वॉल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, एंडोथीलियम लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कई बार ये वाला वर्ड मुझसे कई बच्चों ने पूछा, मैम एंडोथीलियम क्या होता है। आप एंडोथीलियम वर्ड भूल नहीं सकते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, ह्यूमन फिजियो में यूज होता है। एंडोथीलियम सिंपली किसको कहते हैं, कैपिलरी की जो वॉल है उसको। ऐसे 2D में मत इमेजिन करना, एक पाइप की तरह है कैपिलरी ना पूरा, तो पूरी चारों तरफ एक सिंगल लेयर की पतली सी कवरिंग है, वो कवरिंग क्या है, एंडोथीलियम। ठीक है, तो तीनों लेयर्स, ऑक्सीजन या CO2 को अगर डिफ्यूजन करना है तो 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। तो अगर आपसे पूछें कि हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितनी लेयर्स की बनी है, तो सिंपली 3 लेयर्स की बनी है। और इन तीनों लेयर की टोटल थिकनेस पता है आपको कितनी है, इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 1 mm, स्केल में देखा 1 mm कितना सा होता है, 1 mm से भी कम है ये तीनों लेयर्स की थिकनेस मिलाकर, जिससे कि फटाफट गैसियस एक्सचेंज हो सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है भाई, देखो वैल्यूज पे क्वेश्चन आ गया, आप बताओ। PO2 पूछा है आपसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कम होगा और कम वाली वैल्यू 40 है, बिल्कुल ठीक है। PO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने 95 पढ़ा था, 95 ही दे रखा है, ये भी ठीक है। PO2 एल्वियोलाई में पूछा तो याद हो गया होगा, एल्वियोलाई में 100 + 4 कर दो 104, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड PCO2 इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में CO2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एल्वियोलाई में CO2 की वैल्यू होती है, आप अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से याद करो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी थी CO2, 45 थी। तो और एल्वियोलाई में कितनी होनी चाहिए, जिससे एल्वियोलाई की तरफ जाए 40 होनी चाहिए, ना कि 45, जबकि इन्होंने 45 दिया है ना। तो आप लॉजिकली भी, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो भी रहा है तो आप लॉजिकली चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। कई बार हो जाता है इसमें कंफ्यूजन कि यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, या क्या था, तो ये तो हमें पता है ना कि ब्लड से एल्वियोलाई में जानी चाहिए CO2, तो बट ऑब्वियस 45 यहाँ कर दो, 40 यहाँ कर दो। ठीक है, डन। तो नॉट ट्रू पूछा है हमसे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगेन पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन है। PO2 पूछा है आपसे एल्वियोलाई में, वी नो 95, सॉरी एल्वियोलाई में 104, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी थी, 159, 160 के आसपास। और टिश्यूज में O2 हमेशा कम होती है, तो कम वाली वैल्यू कितनी है, 40। हमेशा याद रखो, टिश्यूज में O2 जैसे ही आएगी यूज हो जाएगी तो कम रहेगी। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, डन। मैं तो हर चीज को ऐसे ही समझाती हूँ और ऐसे ही याद करती हूँ, मुझको ऐसे रटने वाली चीजें इतनी ज्यादा नहीं, ना तो याद रहती है ना बच्चों को बताई जाती है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप लोग कोई भी चीज, रटने वाली चीज भी हो ना, कहीं से ढूंढ के उसमें कोई लॉजिक लग रहा हो तो लगा दो। अगर लॉजिक लगा दिया तुम्हें पता है तो उसको भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है भाई हमको। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, यस। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, अच्छा इस लाइन पर एक और क्वेश्चन, इस ये वाली लाइन एक रह गई, यहाँ पर दे रखा है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है ना गैसेस का, वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो डिफ्यूजन एक तो डिपेंड करता है थिकनेस पर, जितनी थिन मेम्ब्रेन होगी उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा, वो तो हमें समझ में आ रहा है। और किस पर डिपेंड करता है बच्चों, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कोई भी गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ जाएगी, वो भी हमने देख लिया। तीसरा जो फैक्टर है जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कोई भी गैस जितनी ज्यादा सोल्यूबल होती है वो उतनी तेजी से डिफ्यूज करती है, ये बात ध्यान रखना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अगर आप CO2 और O2 को कंपेयर करें तो CO2 की सॉल्युबिलिटी जो है ब्लड में वो 20 to 25 टाइम्स हायर है O2 से। ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है CO2। ठीक है, इसलिए CO2 का जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी क्या होता है, फास्ट होता है, इज मच हायर इन कंपैरिजन टू O2। और यही एक्चुअली में हम चाहते हैं। यू नो, आप आगे इस चैप्टर में आप रेगुलेशन में नहीं पढ़ते कि हमारी बॉडी में जो सेंसिटिव पॉइंट्स बनाए हैं ना गैसेस के लिए, मतलब एक अलार्म बेल्स बनाई है कुछ जगहों पर, कीमो सेंसिटिव एरिया बोलते हैं उनको, जो तुरंत ये आइडेंटिफाई कर लें कि गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब तो नहीं हुई है। तो वो जो अलार्म बेल बनाई है वो किसके लिए सेंसिटिव है पता है, O2 के लिए नहीं है। एक बार को बॉडी में थोड़ी बहुत O2 की कमी हुई तो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन CO2 कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही ब्लड में CO2 ज्यादा होती है, वो जो कीमो सेंसिटिव एरियाज हैं, वो जो अलार्म बेल्स हैं वो बच जाती हैं, यानी वो सिग्नल्स भेजती हैं ब्रेन को। ब्रेन नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है, हमारे जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको सिग्नल्स भेजता है, और रेस्पिरेटरी मसल्स फटाफट से ब्रीदिंग को तेज करके, है ना, डीप ब्रीदिंग करके उन गैसेस को बाहर निकाल देती है। कौन सी गैसेस को, CO2 को।
तो CO2 के लिए ज्यादा सेंसिटिव है हमारी बॉडी इन कंपैरिजन टू O2, ठीक है, क्योंकि CO2 ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी में CO2 ज्यादा हुई तो CO2 इज अ टॉक्सिक गैस, नो डाउट। O2 भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम ही झेल लिया, आपको पता है 5 मिनट के लिए भी अगर किसी का मुंह दबा दो, 5 मिनट में ज्यादा बोल रही हूँ, पर्सन विल डाई। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो है हमें, लेकिन CO2 बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर CO2 हाई हुई, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी को डैमेज करेगी, टॉक्सिसिटी पहुंचाएगी एंड वो आपके लिए हार्मफुल है। तो बॉडी में इसीलिए सॉल्युबिलिटी भी किसकी ज्यादा बनाई है, हमेशा ध्यान रखना, CO2 की बनाई है। 20 से 25 गुना ज्यादा सोल्यूबल होती है CO2, सो फटाफट डिफ्यूजन करती है, फटाफट बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, हमें जब कई बार यॉन करते हैं हम, है ना, वो जब हम थके हुए होते हैं, जनरली में नींद आ रही होती है, यॉनिंग का एक कारण ये भी है कि ब्लड में CO2 बढ़ जाती है, तो CO2 बढ़ने की वजह से डीप, एक तरह से वो डीप एक्सेलेशन होता है यॉनिंग, तो हम CO2 रिच एयर को बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है, सिंपल। तो इस पे यहाँ पे क्या लिखा है देखना, solubility of CO2 is higher than O2 by 25 times, बिल्कुल ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ O2 अकर फ्रॉम, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, एल्वियोलाई से टिश्यूज में जा रही है कि अल्टीमेटली एल्वियोलाई से ब्लड में आई, ब्लड से टिश्यू में गई, तो यस, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यूज की तरफ जा रही है। एंड डिफ्यूजन ऑफ CO2 अकर फ्रॉम, सेम लिख दिया, उल्टा होगा ना, डिफ्यूजन ऑफ CO2 प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, टिश्यूज में, तो टिश्यूज से ब्लड से एल्वियोलाई, यानी टिश्यूज टू एल्वियोलाई जाएगी, तो ये हो गया रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट बताना था, सो ऑप्शन डी, ठीक है, डन। चलिए, ये तो हुए आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे प्रिंसिपल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया हमने। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, इसकी सारी लेबलिंग्स आपको प्रॉपर्ली देखकर जानी है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम नेक्स्ट, तो हमने सारे मेजर स्टेप्स कवर कर लिए, रेस्पिरेशन के, ब्रीदिंग हमें समझ में आ गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ में आ गया, एल्वियोलाई पर कैसे होता है, टिश्यूज पर कैसे होता है। अब बचा द ओनली स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि ऐसा क्या मैकेनिज्म है ब्लड में कि जब एल्वियोलाई से O2 ब्लड में आती है, तो ब्लड उस O2 को अपने साथ पकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो टिश्यूज या सेल्स के पास नहीं पहुंच जाए। तो O2 को ब्लड ने पकड़ा कैसे, इसी तरह जब टिश्यूज से CO2 ब्लड में जाती है, तो CO2 को ब्लड पकड़ के तब तक अपने पास रखता है जब तक कि वो एल्वियोलाई तक ना पहुंच जाए, और एल्वियोलाई तक जाते ही CO2 फिर से रिलीज होने लगती है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है O2 एंड CO2 का, ये ब्लड में एग्जैक्टली कौन कर रहा है, वो कौन सी चीज है ब्लड में जो O2 को पकड़ के रखती है और CO2 को पकड़ के रखती है। और पकड़ना भी ऐसा है कि रिवर्सिबल मैनर में, कि जहां पर पकड़ना है वहां पकड़ेगी और जहां छोड़ना है वहां छोड़ देगी, यानी एक तरफ तो फॉर्मेशन हो रहा है कुछ कंपाउंड्स का और एक तरफ डिसोसिएशन हो रहा है। तो ये क्या है, इसी में तो आप पढ़ते हो कि जैसे ही O2 ब्लड में आती है, O2 बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बना देती है बच्चों, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में होता है, जब टिश्यूज में यही ब्लड पहुंचता है तो दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल डिसोशिएट इनटू ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, तुरंत ये अलग अलग हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, यहां पर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके बनने को फेवर करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करते हैं, और यहाँ कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप CO2 में देखेंगे, अगर मैं CO2 का हीमोग्लोबिन के साथ बताऊं पहले आपको, तो जैसे ही CO2 यहाँ पर आती है बच्चों ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, अब यहाँ पर कई बार कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की रिदम में यहां लिख देते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, यहां तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है बट यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनाना आपको। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो बहुत रेयर कंडीशन में बनता है हमारी बॉडी में, अगर हम किसी ऐसी जगह पर एक बंद रूम में बैठे हुए हैं जहां पर कोई कोयले का हीटर जल रहा है, और आपको पता है अगर बंद रूम है यानी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है रूम में, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और वहां पर लगातार कोल यानी कोयला जल रहा है, तो क्या होगा, बर्निंग के दौरान आपको पता है गैसेस प्रोड्यूस होती है। अगर किसी चीज की कंप्लीट बर्निंग होती है तो CO2 प्लस वाटर वेपर्स, और अगर कोई चीज इनकम्प्लीटली कंबशन होती है, इनकम्प्लीटली बर्न होती है तो CO बनता है, पढ़ाई केमिस्ट्री में आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो ऐसे बंद रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगा ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, और वो CO रूम में बढ़ती जाएगी और एयर के साथ हमारी बॉडी में आ जाएगी। जब हमारे लंग्स के एल्वियोलाई में ये CO पहुंचेगी तो डू रिमेंबर O2 एंड CO2 की तरह CO भी कैन क्रॉस द एल्वियोलाई, और CO चली जाएगी ब्लड में,
और ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना, वो अगर उसे CO मिल जाए, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन को CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाए, तो वो O2 से भी अपनी दोस्ती भूल जाता है, CO2 से भी अपनी दोस्ती भूल जाता है और तुरंत CO को अपना दोस्त बना लेता है। CO से उसकी सबसे पक्की दोस्ती है। वो बात अलग है कि नॉर्मल कंडीशंस में उसको CO मिलती ही नहीं है, तो वो किससे दोस्ती करेगा? O2 से और CO2 से। बट अगर CO अवेलेबल है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी वजह से CO एक पॉइजनस गैस है, क्यों उसको पॉइजनस कहते हैं कहीं लिखा नहीं है ये एनसीईआरटी में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर CO हमारी बॉडी में चली जाए तो वो ब्लड में जाएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन तुरंत CO को पकड़ लेगा और उसके लिए O2 CO2 सबको छोड़ देगा, और जब CO हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसका बनना हमारे लिए खतरनाक क्यों है? क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के चक्कर में हीमोग्लोबिन ने O2 को भी नहीं पकड़ा, CO2 को भी नहीं पकड़ा, तो एक तरफ बॉडी में हाइपोक्सिया क्रिएट हो रहा है, क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ ही नहीं रहा, एल्वियोलाई से जो CO आ रही है उसी को पकड़ पकड़ के अपने साथ घूम रहा है, तो हीमोग्लोबिन तो उतना ही है जितना होता है, तो कहाँ तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता, अब वो उसको उससे दोस्ती ही नहीं कर रहा, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगी। अगर कुछ घंटों तक ये कंडीशन ऐसी एज इट इज रही, मान लो पर्सन सो रहा है ना, उसको पता नहीं चला, तो धीरे धीरे उसके टिश्यूज में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, द पर्सन में डाई, सफोकेशन होने लगेगा, वो उठ के चिल्लाने की हालत में, दरवाजा खोलने की हालत में भी नहीं रहता। कई बार पहले बहुत केसेस आते थे, अब तो इलेक्ट्रिक हीटर आ गए, पहले लोग कोल हीटर जला के सोते थे, तो हमेशा खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए। अगर बंद रखेंगे सर्दी में, सर्दी की वजह से और ये कंडीशन क्रिएट हो गई तो लोग मर जाते थे, ठीक है। तो वो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पॉइजनिंग, ठीक है, ध्यान रखना। CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं उसको। तो आपको गलती से भी यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करना है। जब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो वो हीमोग्लोबिन के अमीनो पार्ट से बाइंड होती है, इसलिए यहाँ पर कंपाउंड का नाम होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखो, ह्यूमन फिजियो रिवाइज करने के लिए मुझे आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं मान के चलती हूँ कि आपने मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज देख ली होगी, वहां सब कुछ सीख लिया होगा, फिर आप मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। बट आई नो बहुत सारे बच्चे बीच में से भी ज्वाइन कर लेते हैं, उन्होंने वहां लेक्चर नहीं देखा होगा, सीधा क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना और जैसे ही यहाँ पर पहुंचा तो ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अपने आप टूट जाता है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन विल डिसोशिएट इनटू CO2 एंड हीमोग्लोबिन, और ये जो CO2 है ये लंग्स में चली जाती है, यहाँ से CO2 ब्लड में आई थी, टिश्यूज से ब्लड में आई थी, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे एल्वियोलाई से O2 आई थी, यहाँ पर O2 टिश्यूज को जाएगी। तो ये कैसे हो रहा है कि वही ब्लड, वही गैसेस, वही कंपाउंड्स एक तरफ तो बन रहे हैं, एक तरफ टूट रहे हैं। यहाँ कार्ब अमीनो बन रहा था, यहाँ टूट रहा था, कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे, कोई फैक्टर्स तो हैं जो इसको गवर्न कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो यस, उसके लिए 4 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। इसी पर मेजरली क्वेश्चन बनता है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, उसमें अभी मैं हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग की बात कर रही हूँ, और भी तरह से बाइंडिंग होती है, अभी हम हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 4 फैक्टर्स आर देयर जो इन दोनों बाइंडिंग या डिसोसिएशन को कंट्रोल करते हैं। कौन से 4 फैक्टर्स हैं बच्चों? वो 4 फैक्टर्स में आता है, एक तो आता है PO2, एक है PCO2, एक है टेम्परेचर और एक है हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ये 4 फैक्टर्स आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। अगर हम एल्वियोलाई की बात करें, उसमें भी बहुत लॉजिकली याद कर सकते हो आप। ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो हम ब्लड में देख रहे हैं, बट वो ब्लड जो एल्वियोलाई से गुजर रहा है, वो ब्लड जो एल्वियोलाई से गुजर रहा है उसमें लगातार O2 आ रही है ना, तो बट ऑब्वियस जब ब्लड एल्वियोलाई से गुजरेगा तो उसमें PO2 हाई है कि नहीं, बताओ। जब ब्लड एल्वियोलाई से गुजरेगा तो उसमें PO2 हाई है ना, क्योंकि लगातार एल्वियोलाई फ्रेश एयर से O2 उसको दे रहे हैं। CO2 वापस जा रही है एल्वियोलाई में, तो ब्लड में CO2 कम है ना, PCO2 की वैल्यू कम है ना ब्लड में। लिखा मैंने एल्वियोलाई है, बट देख हम कहाँ रहे हैं? ब्लड में, क्योंकि बाइंडिंग कहाँ होनी है? ब्लड में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। देन मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारी बॉडी का वेंटिलेशन सबसे अच्छा कहाँ है? लंग्स में, एल्वियोलाई में हमेशा फ्रेश एयर आती रहती है, तो वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कूल रहता है, पूरी बॉडी से थोड़ी ठंडक रहती है वहां पर। तो बट ऑब्वियस एल्वियोलाई के आसपास टेम्परेचर क्या रहता है? कम। और क्योंकि एल्वियोलाई इज अ हॉलो बॉल, जिसकी सिर्फ बाउंड्री पर ही तो सेल्स हैं, बाकी बीच में तो पूरा खाली है, तो सेल्स में मेटाबॉलिज्म होगा बट बहुत कम होगा। तो हाइड्रोजन आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी जनरली यहाँ पर कम रहती है। मैं इसको ऐसे ही याद कराती हूँ, इसके और भी रीजंस हैं,
बट तुम्हारे लिए जो सबसे आसान रीजन है वो ये कि एल्वियोलाई में सेल सिर्फ बाउंड्री में है, यहाँ तो हर चीज ही सेल है, टिश्यू तो इज अ बॉल ऑफ सेल्स, जबकि एल्वियोलाई तो एक हॉलो बॉल है जिसकी बाउंड्री पर सेल्स है, तो वहां पर मेटाबॉलिज्म कम, तो हाइड्रोजन आयंस भी कम प्रोड्यूस होंगे, जस्ट याद रखने के लिए। तो हाइड्रोजन आयंस भी एल्वियोलाई के पास कम होते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम टिश्यूज में देखें इन सारी कंडीशंस को, अगर हम टिश्यूज में देखें इन सारी कंडीशंस को, तो मैंने आपको क्या कहा, टिश्यूज में क्या रहता है, O2 हमेशा कम रहती है, तो टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, CO2 क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर हीट बनती रहेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, ज्यादा है, और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। यहाँ पर पीएच गड़बड़ मत करना तुम, अगर क्वेश्चन हाइड्रोजन आयंस की जगह पीएच पर पूछ ले तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब एल्कलाइन पीएच हुई, यस और नो, और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब एसिडिक पीएच हुई। डू रिमेंबर, हमारे टिश्यूज के आसपास एसिडिक पीएच रहती है, जबकि एल्वियोलाई के आसपास कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा अल्कलाइन पीएच रहती है, ठीक है। तो गड़बड़ मत कर देना, अल्कलाइन पीएच मतलब हाई पीएच 7 से ज्यादा, एसिडिक पीएच मतलब लो पीएच। ये तो केमिस्ट्री का सिंपल वो है प्रिंसिपल कि जब हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो पीएच एसिडिक यानी कम होगी, ठीक है। ओके, मतलब बहुत लॉजिकल है बच्चों, आप ना बस तैयारी करते रहते हो, क्वेश्चंस करते रहते हो, और जो उसके पीछे छुपा की कॉन्सेप्ट होता है ना उस पर ध्यान नहीं देते। इतनी बेसिक सी चीजें हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सबसे ज्यादा वर्क आपको अपने बेसिक पर करना है। अगर आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाया, अगर आपको ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता है, तो आपको आगे जाकर जो बड़े चैप्टर्स हैं, बड़े लॉजिक्स हैं, वो नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ना करे नीट की प्रिपरेशन के दौरान कि है ना पता नहीं फाउंडेशन का आता पता नहीं है, बेसिक्स का आता पता नहीं है, और है ना बस कहीं से कुछ भी देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, और है ना कहीं से कोई क्वेश्चंस का खजाना मिल गया कि हाँ ये तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको कर लिया, कुछ नहीं होगा उससे फायदा, वो सिर्फ टेम्परेरी प्रिपरेशन है आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन सिर्फ उसी चीज को एक्सेप्ट करेगा जो आपने सीखी है ना। ऐसे सिर्फ ये तो एक फॉर्मेलिटी वाली प्रिपरेशन हो गई कि हाँ हमें जो अच्छा मिला हमने रैंडमली देख लिया। यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक्स, जिसने बेसिक्स पे वर्क कर रखा है वो कभी भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई ना, ये हमेशा ध्यान रखो, एल्वियोलाई और टिश्यूज में यही कंडीशंस रहती हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं, ये सेम कंडीशंस एल्वियोलाई में तो क्या करती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को फेवर करती हैं, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के टूटने को फेवर करती है। नेचर ने इसी तरह ये रिएक्शंस सेट किए हैं, भाई कंडीशंस तो बदलेंगी नहीं कि एल्वियोलाई कहे कि जब ये बनाना है तो तुम कंडीशंस ये कर लो, और जब इसको तोड़ना है तो बदल दो, कंडीशंस तो वही रहेंगी एल्वियोलाई के आसपास। बट ये सेम कंडीशंस दो चीजों को फेवर करती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब टिश्यूज की बात हो रही है तो टिश्यूज में जो कंडीशंस हैं वो भी दो चीजों को फेवर करती हैं। These conditions will favor dissociation of oxyhemoglobin, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ती हैं, जबकि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के बनाने को फेवर करती हैं। इतनी ऑपोजिट बात है ना कि कंडीशंस वही है, एक को तोड़ रही हैं एक को बना रही हैं, बट यस ये ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इजीली हो जाता है अपने आप। जैसे ही O2 आती है जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन से, जैसे ही टिश्यूज पर पहुंचती है ये कंडीशंस इसको तोड़ देती हैं, जैसे ही CO2 टिश्यूज से ब्लड में जाती हैं ये कंडीशन CO2 को हीमोग्लोबिन से जोड़ देती हैं, और जैसे ही कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई के नजदीक पहुंचता है ये ब्लड, तो वहां पर ब्लड में जो ये कंडीशंस हैं वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को तोड़ देती हैं, जिससे CO2 रिलीज हो जाए, सिंपल, ठीक है। तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आए आप देखना, PYQs में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, इन कंडीशंस पे आप रटते रहते हो कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, बहुत आसान है। एल्वियोलाई में O2 ज्यादा है बाकी सब कम है, टिश्यूज में O2 कम है बाकी सब ज्यादा है, ठीक है। डन, हटा दें इसको किस तरह से। अच्छा एक चीज और सुन लो साथ में कि अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम देख रहे हैं उसमें O2 का जो ट्रांसपोर्ट है ना, जितनी भी O2 ब्लड में आएगी उसमें से 97% O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। कितनी? 97% O2 हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। सिर्फ जो 3% O2 बची वो 3% O2 प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। वैसे भी आपको पता है O2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम है, तो प्लाज्मा में सिर्फ 3% O2 डिसॉल्व होके जाती है, बाकी मैक्सिमम O2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। जबकि अगर आप CO2 की बात करेंगे तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ लगभग 23 से 25% बाइंड होती है। जितनी भी CO2 टिश्यूज से ब्लड में आई ना उसका लगभग 25%, 23% ऑन एन एवरेज CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है।
एंड डू रिमेंबर 7% डिजोल्व होती है प्लाज्मा में। O2 कितनी डिजोल्व हो रही थी? 3%। ये कितनी डिजोल्व हो रही है? 7%। तो अभी भी बहुत कम परसेंटेज हुआ। वहां तो 97 प्लस 3 100% O2 हो गया। यहाँ तो अभी 23 और 7 लगभग 30% CO2 ही हुई। 70% CO2 का क्या हो रहा है? तो बच्चों ध्यान रखना 70% CO2 जो है, 70% CO2 जैसे ही ब्लड में आती है, ब्लड के आरबीसीज में जाती है, आरबीसीज में जितनी हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगी जुड़ जाएगी, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में ही होता है। बाकी की जो CO2 है वो आरबीसीज में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, बनाती है H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड, जो तुरंत टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस में। देखो एक रीजन और मिल गया क्यों टिश्यूज में के आसपास हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। जैसे ही टिश्यूज में CO2 आती है, CO2 70% CO2 वाटर से जुड़कर बाइकार्बोनिक एसिड बनाती है और ये बाइकार्बोनिक एसिड तुरंत H+ आयंस को अलग कर देता है और बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि CO2 का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो डू रिमेंबर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, ठीक है। और जब ये बाइकार्बोनेट्स घूमते घामते यहाँ पहुंचते हैं एल्वियोलाई के नजदीक, तो फिर से रिवर्स रिएक्शन होती है। बाइकार्बोनेट्स H+ से जुड़कर ये बनाते हैं, ये फिर H2O और CO2 में टूट जाता है, क्योंकि CO2 अब गैसियस फॉर्म में आ गई तो वो एल्वियोलाई में चली जाती है। समझ में आया? किसी को याद आ रहा है क्या? बायोमॉलिक्यूल्स में ऐसी रिएक्शन कहीं बताई थी मैंने, उसके लिए एक एंजाइम बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, याद है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में कंट्रोल करता है। और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से रिएक्शन की स्पीड 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गई थी, याद है? चेक करना कि 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बनते हैं, जबकि एंजाइम की प्रेजेंस में 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, डन। तो इस तरह सिंपली गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। ये हमने एक ही डायग्राम में सारी चीजें समझ ली। ओके, ये सब कुछ यहाँ पे तुम्हारी बुक में थ्योरेटिकल फॉर्म में गिवन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हम सीधा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो अभी कर्व पे जाएंगे, पहले क्वेश्चन देखना। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरीज मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। यस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। अगर हम देखें कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने O2 को पकड़ सकता है, तो यहीं पर लिखा हुआ है शुरू में, ये रहा, कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एटम कितने हो गए? 8। एक बार आया था क्वेश्चन बहुत पहले। ठीक है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 4। ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन होता है, तो हीम ग्रुप होता है और ग्लोबिन होता है। अगर तुम्हें याद हो तो हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन जिसमें 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, पढ़ा था हमने बायोमॉलिक्यूल में। तो हर एक चेन में जो मेन ग्रुप है वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जोड़ेगा, तो 4 चेन्स हैं तो 4 O2 के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। ठीक है, डन। तो यस, दिस इज करेक्ट। ईच हीमोग्लोबिन कैरी मैक्सिमम ऑफ, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हीमोग्लोबिन हमेशा 4 O2 से ही जुड़े, मैक्सिमम लिमिट है। हो सकता है कोई हीमोग्लोबिन एक ही O2 से जुड़े, कोई 2 से जुड़े, कोई 3 से जुड़े, बट 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल खुद से अटैच नहीं कर सकता। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन। यस, बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, लेकिन है ना, अब इसको हम इसका रीजन बोलें क्या बच्चों की ईच हीमोग्लोबिन कैरीज द मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये क्वाटरनरी प्रोटीन है। मतलब पार्शियली तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये क्वाटरनरी प्रोटीन है, इसमें एक से ज्यादा चेन्स होती हैं, इसलिए ये 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। पर मुझे जहां तक लग रहा है ये पार्शियली कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इन्होंने रीजन में कि हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी प्रोटीन जिसमें कि 4 चेन्स होती हैं। यहाँ पे क्वाटरनरी का मतलब 4 नहीं होता, गड़बड़ तो नहीं कर रहे तुम? क्वाटरनरी वर्ड का मतलब होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप की चेन्स हो। जैसे इंसुलिन भी एक क्वाटरनरी प्रोटीन है, जबकि इंसुलिन में तो 2 ही चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन। प्रो इंसुलिन में सी एडिशनली होती है, बट नॉर्मल इंसुलिन में तो ए और बी होती है ना। तो तुम ये मत समझना कि क्वाटरनरी का मतलब 4 चेन। क्वाटरनरी का मतलब मोर देन 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जैसे इंसुलिन में ए चेन है और बी चेन है, तो 2 तरह की अमीनो एसिड की चेन्स हैं। हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स तो हैं, बट टाइप 2 ही हैं, 2 अल्फा है 2 बीटा है। ठीक है, तो क्वाटरनरी प्रोटीन का मतलब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसको पार्शियली एक्सप्लेन करें, इनको पूरा लिखना चाहिए था। तो फिर कि उसमें 4 चेन्स होती हैं, उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप एक एक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं कह सकते, अलग अलग ऑथर्स पे डिपेंड करेगा, कोई इसको नॉट करेक्ट बोलेगा, कोई करेक्ट बोलेगा, बट डोंट वरी, इस तरह की चीजें नीट में नहीं आएंगी। नीट में असर्शन रीजन जो तुमसे पूछे जा रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में, वो बहुत ही सिंपल टाइप के हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूज तुम्हें नहीं किया जाता है। ठीक है,
फिर भी अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो आई विल गो फॉर ए, ठीक है, आई विल गो फॉर ए, क्योंकि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट हैं, बट जो रीजन है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2। देखना जरा, ये सबने पढ़ रखा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली बात तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये कर्व कौन सी दो चीजों के बीच बनता है। एक्स एक्सिस पर होता है PO2, 0, 20, 40, 60, 80, 100, ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और वाई एक्सिस पर होता है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन कितना परसेंट सेचुरेट हो चुका है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के रेफरेंस में बात करें तो अगर एक हीमोग्लोबिन एक O2 से जुड़ा है तो 25% सेचुरेटेड है, 2 से जुड़ गया तो 50%, 3 से जुड़ गया तो 75, और 4 के 4 O2 मॉलिक्यूल से जुड़ गया तो 100% सेचुरेटेड है। ये तो एक के रेफरेंस में। अभी हमें जो भी ब्लड को हम देख रहे हैं, उस ब्लड में जितना भी हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज को प्लॉट किया जाता है तो जनरली ये जो कर्व होता है बच्चों, दिस इज अ सिग्मॉइड कर्व। हम बायो में कई जगह सिग्मॉइड कर्व पढ़ते हैं। एक हमने प्लांट ग्रोथ में पढ़ा था, किसका था बताओ सिग्मॉइड कर्व। दो तरह के ग्रोथ प्लांट में हमने पढ़ी थी, एक तो एरिथमेटिक ग्रोथ और एक एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व आया था, वहीं पर बताया था मैंने तुम्हें कि जब तुम इकोलॉजी में पॉपुलेशन मॉडल्स पढ़ते हो तो पॉपुलेशन मॉडल्स में जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है, जो मोर लॉजिकल है, वहां भी सिग्मॉइड कर्व आता है। और तीसरा ये रहा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये भी एक सिग्मॉइड कर्व है, ठीक है। सिग्मॉइड कर्व में आपको पता है एस शेप कर्व होता है। क्या बता रहा है ये कर्व, देखना, ये कह रहा है, क्योंकि इसका नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, यानी ऑक्सीजन कैसे कैसे टूट रही है, परसेंटेज सैचुरेशन मतलब जुड़ रही है। तो मैं इसको उल्टा समझा रही हूं तुम्हें कि अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mmHg होगा किसी जगह पर, तो हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेट होगा, ठीक है। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन आगे बढ़ेगा, टिश्यूज के पास पहुंचेगा, तो डिपेंड करेगा कि टिश्यू में कितनी ऑक्सीजन है, उसके बेसिस पर वो उतनी हीमोग्लोबिन जो है वो उतनी ऑक्सीजन को रिलीज करता जाएगा। मतलब आप समझो इस चीज को कि अगर मान लो किसी टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 80 है, ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो लगभग ये 95 जितना लग रहा है तो भाई ये वैल्यू लगभग यस 95, तो अब ये 95% सैचुरेट रह जाएगा, नहीं 5% O2 इसने टिश्यूज को दे दी। और आगे बढ़ा, मान लो किसी टिश्यू में 60 mmHg ही है ऑक्सीजन, उस टिश्यू को ज्यादा O2 चाहिए, तो वहां जो ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो उसका सैचुरेशन रह जाएगा 90%, यानी 10% O2 उसने रिलीज कर दी टिश्यूज के लिए। समझ रहे हैं? इस तरह डिसोसिएशन डिसाइड होगा कि कैसे डिसाइड होगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है वो किस टिश्यू को कितनी ऑक्सीजन देगा। तो इट विल डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कि उस टिश्यू में ऑक्सीजन का पहले से PO2 कितना है। जितना कम PO2 है इसका मतलब उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उतना ही ज्यादा डिसोशिएट होगा। जैसे अगर मेनली इस वाली वैल्यू से देखा जाता है कि अगर किसी टिश्यू में 40 mmHg, जो कि आपने देखा ना टिश्यूज में नॉर्मली ऑक्सीजन की PO2 की वैल्यू क्या रहती है, अभी हमने टेबल देखी थी 40 रहती है, तो 40 mmHg क्योंकि टिश्यूज में नॉर्मली PO2 की वैल्यू है, तो जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है तो वो लगभग ये 60-70 लगभग 75 के आसपास मान लो, तो 75% सैचुरेटेड रहता है, यानी कि 25% ऑक्सीजन वो टिश्यूज को दे देता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जितनी O2 लाया है पूरी दे दी, अगर पूरी दे देता तो 0% सैचुरेशन हो जाता टिश्यूज में, नहीं, थोड़ी थोड़ी हर टिश्यू को देते हुए आगे बढ़ता है। तो जनरली एक बार में एक टिश्यू को हीमोग्लोबिन 25% ऑक्सीजन डिसोशिएट करता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना इज कॉल्ड डिसोसिएशन, जिससे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर। और बाई चांस किसी टिश्यू में बहुत ही कमी है ऑक्सीजन की, सिर्फ 20 mmHg रह गया है पार्शियल प्रेशर, तो फिर हीमोग्लोबिन को देखना, हीमोग्लोबिन अपनी 70% O2 उस टिश्यू को दे देगा, ठीक है। तो इट विल डिपेंड कितना ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोशिएट होगा, कितनी ऑक्सीजन टिश्यू को सप्लाई होगी, इट विल डिपेंड ऑन द PO2 ऑफ दैट टिश्यू, ठीक है, क्लियर। अगर किसी टिश्यू में है ही नहीं O2, जो कि जनरली नहीं होता, दिस इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, तो हीमोग्लोबिन पूरी ऑक्सीजन दे देता है, तो वो भी 0 हो जाता है परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, डन। परसेंटेज सैचुरेशन और डिसोसिएशन में फर्क समझ गए ना तुम। तो अगर आप इन सबको जोड़ोगे तो विल ऑब्टेन अ सिग्मॉइड कर्व। तो बस इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो वैल्यूज पूछ लेते हैं या कर्व की शेप पूछ लेते हैं,
एक कॉन्सेप्ट है जो तुम्हारी बुक में नहीं है बट पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, तो मैं जनरली पढ़ाते वक्त बताती हूँ, दैट इज बोर्स इफेक्ट। दैट इज बोर्स इफेक्ट। क्या होता है बच्चों बोर्स इफेक्ट, जरा सा समझ लेना। यहाँ पर बोर नाम के साइंटिस्ट ने टिश्यूज में अपनी स्टडी की और उन्होंने क्या देखा कि जिन टिश्यूज में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी लगभग मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन यूज हो गई है, तो अगर ऑक्सीजन यूज हुई है तो CO2 भी खूब सारी बनी होगी, है ना। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर टिश्यूज में हाई PCO2 है, यूजुअली PCO2 हाई रहता है टिश्यूज में, 45 वाली वैल्यू रहती है, अगर वो और ज्यादा हाई है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है, जहां पर भी CO2 हाई होगी, हमेशा ध्यान रखो CO2 एक एसिडिक गैस है, जहां पर भी CO2 ज्यादा होगी वहां हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर किसी टिश्यू में CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं, यानी उसके पास ऑक्सीजन की कमी है, तो उस जगह पर जो ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये और जल्दी डिसोशिएट होगा एंड द कर्व वुड शिफ्ट टू द राइट। ये जो कर्व है वो थोड़ा राइट पर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, इट विल शिफ्ट टू द राइट, शिफ्ट टू राइट। इसका क्या मतलब है देखना, शिफ्टेड टू राइट, कि अगर मैं कह रही हूं कि टिश्यूज में 40 mmHg पर ये 75% सैचुरेट रहा, इसने 25% ऑक्सीजन दे दी, लेकिन अगर वहां पे बोर्स इफेक्ट अप्लाई हो रहा है तो 40 mmHg, अगर O2 की PO2 की वैल्यू तो 40 है ही, बट PCO2 बहुत हाई और हाइड्रोजन आयंस भी बहुत हाई है, तो उस केस में देखना क्या होगा, उस केस में ये सिर्फ 60% ही सैचुरेट रहेगा, यानी 25% की जगह 40% ऑक्सीजन ये उन टिश्यूज को दे देगा, यानी ऑक्सीजन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है वो बहुत फास्टर होगा। कब, अगर टिश्यूज में CO2 एंड हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, बट ऑब्वियस क्योंकि उस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन स्पीड बढ़ा देगा वो अपनी, कि फटाफट लो, तुम ज्यादा O2 ले लो। वैसे वो कहता है कि मेरा नेचर ये है कि अगर 40 mmHg है तो मैं 25% O2 दूंगा, बट अगर ये कंडीशन है तो मैं 25 की जगह 40% O2 तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, जिसमें कर्व विल बी शिफ्टेड टू राइट। आपसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, सिर्फ इतना सा पूछेंगे कि यार कर्व बोर्स इफेक्ट में कर्व कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, तो जस्ट रिमेंबर राइट डायरेक्शन, ठीक है, डन। तो ये देखो इसका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर है a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। बिल्कुल सही लिखा है, इन्हीं दोनों के कर्व इन्हीं दोनों के बीच में हम बनाते हैं। ढंग से पढ़ लेना, नीट में क्या पता यहाँ PCO2 लिख दे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, तुम जल्दीबाजी में सही कर दो। PCO2 के साथ नहीं देख रहे हम, PO2 के साथ देख रहे, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू PO2। जो 4 फैक्टर्स मैंने तुम्हें बताए थे, PO2, PCO2, टेम्परेचर और हाइड्रोजन आयन, उनमें से जो की फैक्टर होता है वो PO2 होता है, ठीक है, हमेशा याद रखो। तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है, बट ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो कौन सा आंसर आएगा, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है, डन। नेक्स्ट, राइज इन PCO2, अब वो जो 4 फैक्टर्स वाली कंडीशन है, राइज इन PCO2, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर शिफ्ट द डिसोसिएशन कर्व टू राइट। बिल्कुल ठीक है, बोर्स इफेक्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अगर ये सारी कंडीशंस, टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, बट ऑब्वियस जल्दी जल्दी यूज हो रहा है ना फूड, तो हीट ज्यादा बन रही होगी, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कर्व विल बी शिफ्टेड टू राइट। रीजन दिया है इन्होंने, और राइज इन CO2 और फॉल इन पीएच का मतलब एसिडिक पीएच, ठीक है, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन। बताओ, सोचो जरा, ये कह रहा है कि अगर ये वाली कंडीशन हुई, तो हमने अभी सीखा कि इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को जल्दी छोड़ दिया, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच की एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई ना, तभी तो उसने उसको जल्दी छोड़ा। एफिनिटी मतलब उनकी बाइंडिंग कैपेसिटी, अगर वो स्ट्रांग रहती तो उसको पकड़ के रखता, छोड़ता ही नहीं, बट वो उसको जल्दी जल्दी छोड़ रहा है, इसका मतलब बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, यानी यहाँ पर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। इफेक्ट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, अभी पढ़ा हमने, CO2 का ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे जो इफेक्ट है उसको बोर्स इफेक्ट कहते हैं। पहले ये सारे इफेक्ट पढ़ने होते थे, हेल्डेन्स इफेक्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट, क्लोराइड शिफ्ट, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा CO2 में बताऊंगी, हेल्डेन इफेक्ट अब तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो एल्वियोलाई में देखा जाता है, ठीक है। विच कंडीशंस आर फाउंड इन एल्वियोलाई भी आ गया, 4 कंडीशंस लिखवाई थी, तो बताओ एल्वियोलाई में क्या क्या था। फ्रेश एयर आती है, PO2 हाई रहेगा, ये गलत है।
PCO2 लो रहेगा, ये गलत है। और हाइड्रोजन आयंस कैसे देखने हैं तुम्हें, वहां मेटाबॉलिज्म कम है तो हाइड्रोजन आयंस भी कम रहेंगे, तो ये गलत है। यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आर द करेक्ट चॉइस। ठीक है, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट ही पूछा है ना हमसे, हाँ ध्यान से देख लेना कहीं इनकरेक्ट पूछा हो। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट बताना है आपको। एवरी 100 ml ऑफ, अच्छा ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी बुक में सिंपल सी दी हैं, ये देखो ये दे रखा है, इनके बारे में डिटेल में क्या इसका लॉजिक है मैंने वहां पे सीरीज में समझा रखा है, वहां से देख लेना। यहाँ पर सिर्फ मैं तुम्हें लाइन बता रही हूँ कि अगर हम देखें कि एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी O2 टिश्यूज को देता है, तो अराउंड 5 ml, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि 75% सेचुरेटेड रहा, यानी 25% ऑक्सीजन वो दे देता है, तो वो 25% ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, 5 ml। जितनी ऑक्सीजन वो टोटल लाता है, जनरली मैं तुम्हें बता देती हूँ, 100 ml ब्लड जो होता है, 100 ml ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड अलग है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है बच्चों अपने साथ कितनी O2, 20 ml O2, कितनी 20 ml O2 कैरी करता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में ये कितनी O2 देगा टिश्यूज को, हमने कहा 25%, तो 20 का 25% कितना हुआ, 5 ml O2। बट अगर मान लो हम बहुत स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हैं, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है ना, तो उस केस में ये 75% तक ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है, यानी 20 में से 15 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर करेगा। ये कैरी कर रहा है और ये दोनों मैंने डिलीवर लिखा है। कैरी करना और डिलीवर करने में फर्क है कि वो कितनी चीजें अपने साथ लाया और फिर उसमें से कितनी उसने पार्सल में दी। ठीक है, तो लाता कितनी है, एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml O2 को लाता है। नॉर्मल कंडीशंस में टिश्यूज को 25% यानी 5 ml O2 देता है, और विग्रस कंडीशंस में स्टर्नस एक्सरसाइज अगर है तो 7, ये लिखा है ना देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशंस में 5 ml और विग्रस कंडीशंस में 15 ml, दैट इज 75%। ठीक है, और अगर आप यही चीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने साथ कितनी CO2 को लेकर जा रहा है, तो वो 5 ml की जगह 4 ml रह जाएगी। ठीक है, 5 ml की जगह 4 ml रह जाएगी। क्लियर, तो अब आप कर लो इस क्वेश्चन को। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द एल्वियोलाई। सही है क्या, 4 ml CO2 दे रहा है क्या एल्वियोलाई को, डिलीवर कितनी कर रहा है, हम डिलीवर की बात कर रहे हैं, तो यस बिल्कुल सही है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the tissues under normal conditions, ये भी बिल्कुल ठीक है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 15 ml O2 to the tissues under sternus exercise, ये भी बिल्कुल ठीक है। And every 100 ml of oxygenated blood carry, अभी यहाँ पर डिलीवर लिखा था, ये कह रहा है कैरी कितनी करता है, तो वो कैरी करता है लगभग 20 ml ऑफ O2, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है, ये जनरली आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बट मैंने समझा के पढ़ाया था, तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, सब समझ में आ रहा होगा, हाँ हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। बट इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ तुम्हें भी पढ़ना है, तुम्हें भी याद रखनी है चीजें। अभी तो क्या होता है, हम तुम्हें बिल्कुल वहीं पर, तुम अगर फोकस अपना पकड़ के बैठे हो, कॉन्सेंट्रेट होकर बैठे हो, तुम्हें एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैम अभी तो पढ़ा है। बट ये जो अभी पढ़ा है ना, ये उतनी जल्दी आप भूल भी जाओगे अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे, आप खुद से इसे समझोगे नहीं, है ना। तो इसलिए चीजों को थोड़ा डेप्थ में अच्छे से डिटेल में पढ़ना सीखो, जिससे तुम, डेप्थ में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता बच्चों कि आपको है ना कोई बहुत बड़ी बड़ी रिफ्रेशर्स पढ़नी है, आउट ऑफ NCERT जाके चीजें सीखनी है, नहीं। डेप्थ में पढ़ने का मतलब होता है चीजों को कॉन्सेप्चुअली सीखना, कि जितना सिलेबस तुम्हें NCERT ने दिया है, नीट NTA कह रहा है हम वही पूछेंगे, तो ठीक है, बट उन चीजों को आप इस तरह से पढ़ो लॉजिक्स के साथ कि वो कुछ भी पूछ ले उसमें से आप उसको सही अटेम्प्ट करके आओ, तभी तो फायदा है नीट की तैयारी करने का, है ना। वरना तो फिर किसी भी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता। अगर यूं ही बस NCERT पढ़ ली, 2-4 MCQ देख लिए, प्रैक्टिस कर ली, 1-2 टेस्ट दे दिए और जाकर नीट क्लियर हो गया, तो फिर तो किसी का भी हो जाता ना बच्चों, फिर तो हर बच्चा 650 से ऊपर पहुंच जाता। पर ऐसा नहीं होता है ना, पसीने आ जाते हैं, 500 नंबर लाने में पसीने आ जाते हैं, तो 650 से ऊपर कट ऑफ जाता है जनरल वालों का। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, तब जाके आप इस लेवल पर पहुंच पाओगे। ठीक है, अगेन ट्रू और फॉल्स बताना है आपको।
द ब्लड ट्रांसपोर्ट CO2 कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज ऑफ हायर सोल्यूबिलिटी, बिल्कुल ठीक है। 20 से 25% CO2 इज डिसॉल्व इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, गलत। प्लाज्मा ऑफ ब्लड में नहीं था 20 से 25%, 7% था प्लाज्मा ऑफ ब्लड में, तो 20 से 25% तो हीमोग्लोबिन के साथ थी। ये रहा देखो, ये रहा 25% हीमोग्लोबिन के साथ है, प्लाज्मा के साथ तो सिर्फ 7% है। दे रखा है क्या इन्होंने, यहाँ पर कहीं था, ऊपर था, ये रहा 7% है प्लाज्मा के साथ, तो ये रहा, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। The CO2 produced by tissues, जैसे टिश्यू में CO2 बनी, it will diffuse passively in the blood, but obvious, and goes into the RBC, ब्लड में RBC में चली गई, अभी बताया मैंने तुम्हें। RBC में जाकर वो क्या करती है, या तो हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देती है, और जो 70% CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना के बाइकार्बोनेट्स बनाती है। तो ये कह रहा है it will goes into RBC and react with water to form bicarbonic acid, बिल्कुल ठीक है। CO2 is carried by hemoglobin as कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है CO के साथ, ना कि CO2 के साथ। द क्लोराइड आयंस, अच्छा अब ये क्या है क्लोराइड आयंस वाला कॉन्सेप्ट, इसे भी समझ लो, एक ही चीज रह गई बस इसमें, कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ पूरा पार्ट, भाई हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये RBC है, भाई ये ब्लड है, यहाँ टिश्यूज से ब्लड में आ गई CO2, यहाँ टिश्यूज थे मान लो, CO2 ब्लड में आ गई, 7% तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, बाकी CO2 अंदर चली गई, अंदर जाके दो पार्ट्स हो गए। हम कह रहे हैं कि 23% CO2 जो है वो तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, और जो 23 और 7 30 हो गए, जो 70% CO2 है वो हम कह रहे हैं किस में बदल गई, वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनिक एसिड, और फिर फाइनली बाइकार्बोनेट्स बन गए, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स बने हैं ना बच्चों, अब आप सुनना, तो अगेन यहाँ पे केमिस्ट्री काम आएगी। अगर सपोज करो बार बार टिश्यूज में आते, टिश्यूज से CO2 आती जा रही है, RBC में ये रिएक्शन चलती जा रही है और बाइकार्बोनेट्स बनते जा रहे हैं, तो लगातार बाइकार्बोनेट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। और आपको पता है अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि बैक डायरेक्शन में भी हो सकती है, तो प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा होते ही ये रिवर्स शुरू हो जाएगी, तो टिश्यूज में बाइकार्बोनेट बनने की जगह वापस उल्टा रिएक्शन होने लग जाएगी, जो तो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर पहले बाइकार्बोनेट्स बने, जितने बन सकते हैं, पूरी 70% CO2 बाइकार्बोनेट्स में बदल जाए, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर एक क्लोराइड शिफ्ट होता है। क्या किया नेचर ने, इसका भी सोल्यूशन निकाला कि काम करते हैं कि ये बाइकार्बोनेट्स हम चाहते हैं ना RBC में ना पड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, तो जैसे जैसे ये बाइकार्बोनेट बनते जाएं इनको प्लाज्मा में भेज दो, फिर और CO2 जुड़ेगी और बाइकार्बोनेट बनेंगे, प्लाज्मा में चले जाएंगे, तो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी वो चीज अब कंट्रोल हो गई, ठीक है। लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, अगर बार बार बाइकार्बोनेट्स को प्लाज्मा में डाल रहे हैं तो प्लाज्मा में नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आपको पता है ब्लड में एक बफर होना जरूरी है, एसिडिक बेसिक भी कंट्रोल रहना चाहिए, कैटायंस एनायंस का नंबर भी कंट्रोल रहना चाहिए, ना कैटायंस ज्यादा होने चाहिए ना एनायंस ज्यादा होने चाहिए। तो अगर बाइकार्बोनेट इतनी सारी 70% CO2 बाइकार्बोनेट्स बनाएगी और आप उन सबको प्लाज्मा में डालोगे तो प्लाज्मा में एनायंस बढ़ जाएंगे। तो उसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया, प्लाज्मा में पहले से प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड आयंस, बहुत सारे आयंस होते हैं, क्लोराइड इज वन ऑफ देम, तो नेगेटिव के बदले में नेगेटिव को अंदर भेज दो, तो प्लाज्मा में जैसे ही बाइकार्बोनेट्स आएंगे क्लोराइड आयन उसके बदले में RBCs में चले जाएंगे। सिर्फ कुछ समय के लिए है ये एक्सचेंज, इसी को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट। तो क्या आपको रटने की जरूरत है कि क्लोराइड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और बाइकार्बोनेट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कितना लॉजिकल है। CO2 कहाँ गई है, RBC में, बाइकार्बोनेट्स कहाँ बने हैं, RBC में, तो बाइकार्बोनेट्स कहाँ आएंगे, प्लाज्मा में, और अगर प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स आ रहे हैं तो क्लोराइड आयन कहाँ जाएंगे, उसके बदले में RBC में, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट्स का डायरेक्शन है इनटू द प्लाज्मा और क्लोराइड का डायरेक्शन है इनटू द RBC, सिंपल। जब ये प्रोसेस हो गया, अब ये ब्लड चल दिया बाइकार्बोनेट आयंस को लेकर अपने साथ एल्वियोलाई पर। अब एल्वियोलाई में जस्ट रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी होगा, सोचो, क्योंकि एल्वियोलाई में मैं तुम्हें कह रही हूँ ये रिवर्स डायरेक्शन में करानी है हमें रिएक्शन, पर बाइकार्बोनेट्स कहाँ बैठे हैं, बाहर प्लाज्मा में। तो जैसे ही एल्वियोलाई पर, मान लो ये एल्वियोलाई है, ये ब्लड आ गया इधर से, है ना, तो जैसे ही यहाँ पर ये पहुंचेगा तो जो बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में है वो वापस RBC में आ जाएंगे, और जो क्लोराइड आयन अंदर बैठे थे वो वापस बाहर चले जाएंगे। तो देयर विल बी रिवर्स, बाहर मतलब प्लाज्मा में, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब बाइकार्बोनेट आयंस H+ से जुड़कर H2CO3 और फिर H2O CO2 बनाएंगे, CO2 वापस गैसियस फॉर्म में आ गई और वो चली जाएगी, ठीक है।
आप ये बस सोचना कि मैम बाइकार्बोनेट से क्यों नहीं चले गए, बाइकार्बोनेट कोई गैस थोड़ी ना जिसका डिफ्यूजन कर दो, पहले बाइकार्बोनेट से वापस CO2 निकालनी है और फिर CO2 को भेजना है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि मैम फिर ये बने ही क्यों, यहाँ पे CO2 को CO2 की फॉर्म में रहने देते, क्योंकि अगेन CO2 गैस थी, उसको गैस की फॉर्म में इतनी दूर तक खींच कर नहीं ले जा सकते, आपको उस गैस को कंपाउंड में चेंज करना है। ऐसा ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हुआ था, क्योंकि गैसेस का नेचर है डिफ्यूज करना, तो अगर ब्लड गैसेस को कंपाउंड्स में चेंज कर दे तो वो उसको कुछ समय के लिए पकड़ के रख सकता है, इसलिए ये सारा खेल हुआ। ठीक है, डन, समझ में आ गया किस तरह से चीजें कंट्रोल होती हैं। ओके, तो अब आप कर दोगे क्या, क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा टिश्यूज में, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा, एल्वियोलाई पर। ये कह रहा है क्लोराइड आयंस डिफ्यूज करते हैं प्लाज्मा से आरबीसी में, बिल्कुल ठीक है, प्लाज्मा से आरबीसी में, कहाँ, टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। इनको थोड़ा और लिखना चाहिए था, ये कहाँ की बात ऊपर लिखा है क्या, इन द टिश्यूज, इन द टिश्यूज, क्योंकि इसका रिवर्स भी होता है ना जब हम एल्वियोलाई पे पहुंचता है ब्लड तब। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, तो 2 फॉल्स हैं यहाँ पर, सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, ये रहा सेकंड और फोर्थ फॉल्स, बाकी सब ट्रू, ऑप्शन ए। ठीक है, डन। अगेन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज। अब यहाँ पर है ना, अच्छा ठीक है, गलत नहीं है ये भी, एक चीज याद रखना बच्चों कि ये जो एंजाइम है जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ पूरा प्रोसेस, वो आरबीसीज में तो होगा ही होगा, क्योंकि रिएक्शन आरबीसीज में हो रही है, बट डू रिमेंबर थोड़ा बहुत ये एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है। प्लाज्मा जैसे ही CO2 आती है तो थोड़ी बहुत ये रिएक्शन प्लाज्मा में भी चल रही होती है, मेजर इसका पार्ट आरबीसीज के अंदर होता है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेजरली कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज के अंदर। बट डू रिमेंबर यहाँ लिखा हुआ भी है कि दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटीज इन प्लाज्मा टू, थोड़ा बहुत ये प्लाज्मा में भी है। ठीक है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। ओके, तो ये गलत तो नहीं है ना कि कार्बोनिक, अगर ये कहते कि ओनली इन द आरबीसी तो ये गलत होता, उन्होंने कहा है कि इट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, तो यस इट इज करेक्ट। इन आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट आरबीसीज का दूसरा नाम है तो पता है आपको, in RBCs CO2 combines with water to form bicarbonate and then transported. Yes, दोनों सही हैं, पर क्या ये रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चों? एसर्शन कह रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज में प्रेजेंट होता है क्योंकि आरबीसीज में CO2 कंबाइन होती है और बाइकार्बोनेट बनाती है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत उलझा देते हैं, है ना। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मुझे तो लग रहा है कि ये असर्शन होना चाहिए था और ये इसका रीजन होना चाहिए था कि आरबीसीज में ये रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। यस, तभी ये सही होता। अभी ये कह रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पर आरबीसीज को ऐसा करना होता है। नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन बी। ठीक है, ये असर्शन होता और ये रीजन होता तब ये करेक्ट था, अदरवाइज नहीं है। ओके, देन हमेशा असर्शन रीजन में अटको ना आप, तो ऐसे ही देखो कि जो असर्शन में लाइन लिखी है उसको रीजन एक्सप्लेन, वो बहुत लिंक्ड हो सकता है उससे, बट जरूरी नहीं है वो उसको एक्सप्लेन करे। ठीक है, ये आपको बहुत कॉशियसली देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया पूरा रेस्पिरेशन के 5 स्टेप से रिलेटेड। अब इस चैप्टर में छोटा सा पार्ट रह गया, वो भी कवर कर लेते हैं। एक तो रेगुलेशन कैसे होता है और 2-4 जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में। ठीक है, इनके क्वेश्चंस देखना। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मॉडरेटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन। क्या तुम्हें याद है, हमने रेगुलेशन में पढ़ा था कि 2 सेंटर्स मेनली रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, एक का नाम है रिदम सेंटर और दूसरे का नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दे रखा है इसमें, ये रहा, एक तो है रिदम सेंटर जिसका पूरा नाम है RR यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसके भी फंक्शंस को मॉडरेट करने के लिए एक और सेंटर है जिसका नाम है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, P फॉर न्यूमो, P फॉर पॉन्स, तो न्यूमो होता है पॉन्स में और रिदम होता है मेड्यूला में। वैसे भी हमारे मेजर जो इनवॉलंटरी एक्शंस हैं वो मेड्यूला से ही कंट्रोल होते हैं, तो रिदम सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला में, और P फॉर न्यूमो, P फॉर पॉन्स, तो पॉन्स में होता है न्यूमो। अब आपको ध्यान रखना है कि वैसे तो मेजर जो काम है, जैसे एक होता है ना कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल और डायरेक्टर, तो प्रिंसिपल का काम होता है उस स्कूल की सारी चीजें पूरे दिन एकदम अच्छे से चले हैंडल करना, और प्रिंसिपल को अगर कोई ऑर्डर देना है तो डायरेक्टर दे सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिदम सेंटर तो प्रिंसिपल है, यानी जितने भी सिग्नल्स जाते हैं इंस्पिरेशन वगैरह के, एक्सपिरेशन वगैरह के, वो सब कौन देगा, रिदम सेंटर देगा। मेजर जो सेंटर है हमारे प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो रिदम सेंटर है। बट जरूरत पड़ने पर
पॉन्स में बैठा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इस रिदम सेंटर को सिग्नल्स देता है, लिख रहा है इट कैन मॉडरेट द फंक्शंस ऑफ द रिदम सेंटर। मैंने आपको ऐसे याद करा रखा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर का भी बॉस है, सिंपल, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो बस वही चीज यहाँ पे पूछिए कि रिदम सेंटर इज मॉडरेटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर, यस। कहाँ है लेकिन ये क्या लिखा है इन्होंने, रिदम सेंटर इज मॉडरेटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन। अब देखो अगेन कंफ्यूजन कर दिया, रिदम सेंटर के लिए लिखा है लोकेटेड इन मेड्यूला की न्यूमोटैक्सिक के लिए लिखा है। कई तो इस क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत अजीब से स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज, वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये जो चीज है वो इसके लिए होनी चाहिए, तो फिर ये गलत हो गया। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज मॉडरेटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज लोकेटेड इन द, यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने के लिए लिख देती हूँ, विच इज लोकेटेड इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द ब्रेन, तो गलत, न्यूमोटैक्सिक मेड्यूला में नहीं होता, ठीक है। रीजन कह रहा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रिदम, नहीं, रिदम को रेगुलेट करने की प्राइमरी जिम्मेदारी प्रिंसिपल यानी रिदम सेंटर पर है। रिदम को कौन कंट्रोल करेगा, रिदम सेंटर। रिदम मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो उसके लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिदम सेंटर। और रिदम सेंटर के फंक्शन को कौन मॉडरेट कर सकता है, न्यूमोटैक्सिक। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हो गए हैं फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब दूसरा रेगुलेशन सुनना। तो हमारे रेस्पिरेशन पर एक रेगुलेशन तो हमारे नर्वस सिस्टम का है जहां पर ये दो सेंटर्स बैठे हैं, दूसरा रेगुलेशन है कुछ अलार्म बेल्स का। भी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि नेचर ने हमारी बॉडी में कुछ कीमो सेंसिटिव जोन बनाए हैं। क्या बनाए हैं, ये रहा, कीमो सेंसिटिव एरिया बनाए हैं जो एक अलार्म बेल की तरह काम करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस। नॉट ओनली CO2 करेगा ना, जहां भी CO2 आएगा वहां हाइड्रोजन आयन साथ में आएगा, ठीक है। तो CO2 और हाइड्रोजन आयंस की अगर थोड़ी सी भी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ी, यानी ब्लड एसिडिक पीएच हो गई ब्लड में, हाइड्रोजन आयंस बढ़ने का मतलब भी एसिडिक पीएच, CO2 बढ़ने का मतलब भी एसिडिटी, तो एसिडिक गैस है CO2। तो अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, समझते हो आप CO2 एसिडिक गैस क्यों, क्योंकि वही CO2 वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है, H2CO3 से हाइड्रोजन आयंस बनते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमारे ब्लड में CO2 एंड हाइड्रोजन आयंस बढ़े तो तुरंत ये अलार्म बेल बज जाएगी, कीमो सेंसिटिव एरिया बच जाएगा। बजने का मतलब इन कीमो सेंसिटिव एरिया, जैसे मान लो ये हमारी कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कीमो सेंसिटिव एरिया है, ये ब्लड जा रहा है, ब्लड में अगर CO2 और हाइड्रोजन हाई है तो इसको पता चल गया। अब ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देती है, यहाँ पर ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देगी। जैसे ही ब्रेन में सिग्नल जाएगा क्या होगा, वही रिदम सेंटर के पास सिग्नल पहुंचेगा और वो नेसेसरी एक्शन लेगा, ठीक है। तो इस तरह के जो कीमो सेंसिटिव एरिया हैं वो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। आपके एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बच्चों, ये जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, दे रखा है कि एग्जैक्ट लोकेशन ये रहा, ये प्रेजेंट है। एक तो एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च याद है आपको, जो हमारा हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, हार्ट में ये याद है कि भूल गए, हार्ट में राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है क्या, फिर ऐसे घूमता हुआ जाता है पूरी बॉडी में, पीछे से जाता है, यहाँ पे मैंने साइड में बना दिया है। तो ये जब एओर्टा घूम रहा है ये आर्क बना रहा है, दिस इज कॉल्ड आर्क ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है। तो आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों बनाया नेचर ने, उसका भी लॉजिक है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से तो एकदम ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में तो अभी कहीं सप्लाई नहीं किया ब्लड, तो एकदम फ्रेश जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है वो इसी एओर्टा से होकर जाएगा। अगर इसी ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन हाई है, इसका मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, उस CO2 को बाहर निकालो। तो जो पहली अलार्म बेल है वो कहाँ बनाई है, आर्च ऑफ एओर्टा पे, ठीक है। और दूसरी अलार्म बेल कहाँ बनाई है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी क्या होती है पता है, कैरोटिड वर्ड यूज होता है बायो में ब्रेन से रिलेटेड। कैरोटिड को कार्डियक मत कर देना, थोड़ा मिलता जुलता होता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो हमारा एओर्टा है बच्चों, इससे एक ब्रांच हमारे राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ और एक ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और मतलब जो दूसरी ब्रांच है उसमें से भी एक ऊपर की तरफ जाती है। तो हमारे ब्रेन की तरफ दोनों कैरोटिड आर्टरीज जाती हैं। तो ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, और ब्रेन को हमेशा लगातार ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। अगर ब्रेन की तरफ कम ऑक्सीजन वाला या ज्यादा CO2 वाला ब्लड चला गया तो ब्रेन की सेल्स को डैमेज हो सकता है। इसलिए जो दूसरी अलार्म बेल बनाई है वो कहाँ बनाई है, वो बनाई है हमारी कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है।
तो एक तो एओर्टिक आर्ट में, एक आप यहाँ समझ लो इससे जो ब्रेन की तरफ कैरोटिड आर्टरी जा रही है वहां पर, ये दो जगह एक तो कीमोसेंसिटिव एरिया है। आपकी बुक में शायद ये दो ही लिखे हैं, बट एक और जगह होते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। ये दोनों तो कहते हैं हम पेरिफेरल, ये तो पेरिफेरल यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स में है, जबकि एक सेंट्रल भी होता है। एक अलार्म बेल सेंट्रल यानी ब्रेन में भी बनाई है, ब्रेन में जहां पर रिदम सेंटर होता है ना, जैसे सपोज करो, मैंने सब बताया है ना वहां पे लेक्चर में, सपोज करो ये हमारा मेड्यूला है, तो मेड्यूला में रिदम सेंटर होता है ना, बिल्कुल रिदम सेंटर के पास में भी एक कीमोसेंसिटिव एरिया बनाया है कि अगर CO2 या हाइड्रोजन आयन ज्यादा हुई तुरंत इसको पता चल जाएगा, रिदम सेंटर को सिग्नल दे देगा एंड इट विल टेक नेसेसरी एक्शंस। ठीक है, तो कीमोसेंसिटिव एरिया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एओर्टिक आर्च में है, कैरोटिड आर्टरी में है, बाई चांस अगर ऑप्शंस में हो तो नियर टू रिदम सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, दे सेंड सिग्नल्स टू द रिदम सेंटर, न्यूमोटैक्सिक को नहीं, रिदम सेंटर प्रिंसिपल को सिग्नल भेजेंगे फॉर रेमेडियल एक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखो एक लाइन और लिखी है कि जब न्यूरल सिग्नल्स आते हैं सेंटर से, इट कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन रिड्यूस करने का मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, कि अगर नॉर्मली इंस्पिरेशन में जितने भी सेकंड्स का टाइम लग रहा है उससे कम समय में इंस्पिरेशन हो जाए, जल्दी जल्दी ब्रीदिंग, जिससे कि जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो हो सके। ठीक है, समझ में आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपने देखा इस पूरे मैकेनिज्म में CO2 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, O2 के से रिलेटेड कोई अलार्म बेल कुछ नहीं बनाया, इसीलिए यहाँ लिखा है द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, है ना। हमारी बॉडी में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं किया जो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव हो, यानी हमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से इतना खतरा नहीं है, बट वो बाद में होगा, उससे पहले बॉडी एक्शन ले चुकी होगी, जितना कि CO2 के बढ़ने से है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही क्वेश्चन है कि कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि ये देखो यहाँ पर आ गया, ये होगा बच्चों एनसीईआरटी में, ये होगा, ये रहा ना, देखो इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। वेरी सॉरी, ये भी गिवन है, तीनों पोजीशंस दी हैं, रिदम सेंटर के पास भी है ये कीमोसेंसिटिव एरिया, और उसके अलावा हमारे एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी पर भी है। ये सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरिया है, ये पेरिफेरल वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये कह रहा है कि ये हाईली सेंसिटिव है, किसके लिए, CO2 और हाइड्रोजन आयंस के लिए, सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर से जो न्यूरल सिग्नल आएंगे, दे कैन रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, दस ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। बिल्कुल ठीक है, अभी पढ़ा था हमने, ये रहा स्टेटमेंट, ये रहा कि जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है उससे सिग्नल आके क्या करते हैं। ओके, सेकेंड, occupational respiratory disorder can result in the proliferation of fibrous tissue in lungs. Yes, अगर हम डिसऑर्डर्स पे जाएं तो डिसऑर्डर्स में ORD आपको पता है, जो फैक्ट्री में वर्कर्स ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना जहां लगातार ग्राइंडिंग होती है स्टोन्स की, कांच वगैरह की, सिलिका की, तो वो उनके बहुत बहुत माइक्रो पार्टिकल्स, एकदम नैनो पार्टिकल्स बच्चों हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। और अगर वो मास्क लगा के काम नहीं करते, जनरली कोई उनका ध्यान नहीं रखता ना, वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि उनको पता हो कि हमें मास्क पहनना कितना जरूरी है। बहुत रिसर्चेज हुई हैं कि जो भी वर्कर्स इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं वो सब सांस की बीमारी से मरते हैं। ठीक है, तो उन लोगों में क्या होता है, ये जो डस्ट का मतलब यहाँ ये मिट्टी नहीं, डस्ट का मतलब स्टोन ग्राइंडिंग से क्रिएट होने वाली स्टोन डस्ट। ठीक है, जैसे अगर सिलिका की फैक्ट्री है तो सिलिका डस्ट है, एस्बेस्टॉस में एस्बेस्टॉस की डस्ट है, तो ये जाकर कहाँ इकट्ठी होती रहती है, लंग्स में, ब्रोंकाई के थ्रू गई तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है एंड लेटर ऑन लंग्स में प्रोलिफरेट हो जाता है फाइब्रस टिश्यू, यानी लंग्स का जो स्पॉन्जी नेचर है वो खत्म हो जाता है एंड लंग्स बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जिससे परमानेंट लंग डैमेज हो जाता है। तो इसको, इस कंडीशन को, इसका एग्जांपल लिख लो, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जिस भी डस्ट से हो रहा है उसी में ऑसिस लगा दो। ठीक है, डन। चाहो तो CO पॉइजनिंग यहाँ पर ऐड कर लेना, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो दे नहीं रखा क्योंकि एनसीईआरटी में। तो ये कह रहा है कि इस डिसऑर्डर में, हाँ तो दोनों सही हैं, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैच द डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर मैच करना है। अस्थमा पता है क्या सबको? कोई बच्चा ये तो नहीं सोचता कि अस्थमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है, कभी मत सोचना। अस्थमा जो ट्यूबरक्यूलोसिस में भी खांसी होती है, अस्थमा में भी खांसी होती है। ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से होता है, हाईली इन्फेक्शियस है, बट अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। 12th में भी तो दे रखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एलर्जीज। ठीक है, अस्थमा यहाँ पे लिख लेना, अस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। एक पर्सन को अगर अस्थमा है तो उसके साथ वाले को कभी नहीं होगा उससे। हाँ, अगर उस पर्सन को भी किसी चीज से एलर्जी है, डस्ट से, पॉलन से, तो उसको अस्थमा होगा, उसका अलग है।
ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि अस्थमा एक इन्फेक्शियस डिजीज है, क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि कोई भी खांसी वाली डिजीज हमेशा इन्फेक्शियस होती है। नो डाउट मोस्ट ऑफ द डिजीज जिसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम होते हैं, वायरल है, कोविड है, वो सब इन्फेक्शियस होते हैं, टीबी है, बट ये जो है अस्थमा वो नॉन इन्फेक्शियस है। इट इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर। किसी भी चीज से अगर उस पर्सन को एलर्जी है तो क्या होगा, जैसे ही वो डस्ट या पॉलन्स उसके सिस्टम में जाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, तो वो हमारी जो मास्ट सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा हिस्टामिन बनने लगता है और बहुत ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है। व्हीजिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन अस्थमा। जब अस्थमा बहुत पुराना हो जाता है तो सांस के साथ आवाज आती है घर घर की, उसको व्हीजिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। एंड इसमें बट ऑब्वियस ना सिर्फ लंग्स, पूरे ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में भी डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रोंकाइटिस भी मिलेगा। ये सिम्टम्स हैं अस्थमा के, ठीक है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग को डिस्निया कहते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डिस्निया भी लिखा आ सकता है, ओके। और एम्फाइसीमा तुम्हें पता ही होगा, जनरली जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं या जो बहुत ज्यादा ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहाँ पे कोयला वगैरह जल रहा है, उसका धुआं है, तो लगातार अगर स्मोक के कांटेक्ट में पर्सन रहेगा तो वो जो स्मोक है वो एल्वियोलाई में जाकर जमा होती जाती है, और एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है इसको डैमेज करते हैं ये स्मोक के पार्टिकल्स। अगर एपिथेलियम ही डैमेज हो जाएगी तो डिफ्यूजन का जो सरफेस एरिया है वो खत्म होता जाएगा। इस कंडीशन को कहते हैं एम्फाइसीमा। सिंपल वर्ड्स में याद रखो, एल्वियोलर डैमेज। एल्वियोलाई अगर डैमेज हो रहे हैं किसी भी वजह से, स्पेशली स्मोकिंग में होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एम्फाइसीमा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देख लो, अस्थमा को किससे मैच करें हम, अस्थमा को मैच करें, अब यहाँ पे बहुत मिलते जुलते ऑप्शन है, पहले किसी और को करते हैं। ब्रोंकाइटिस, कहीं भी आइटिस आएगा बच्चों, दैट इज इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस लिवर में, कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा में, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल में, अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स में, आइटिस कहीं भी आ जाए मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। राइनो वर्ड नोज के लिए आता है, तो जनरली कभी कभार जुकाम थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो नेजल ट्रैक इन्फ्लेमेशन हो जाता है, राइनाइटिस। एम्फाइसीमा ये रहे, ब्लोन आउट एल्वियोलाई फट रहे हैं, उनकी वॉल डैमेज हो रही है, तो अस्थमा हो गया स्पैज्म ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, है ना। मसल्स में इतना ज्यादा वो स्टामिन रिलीज होता है ना, उसकी वजह से ब्रोंकियल मसल्स में स्पैज्म होता है, पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी। देन ये आपके हो गए सारे क्वेश्चंस। थोड़े से एक दो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबको पता है ए ट्रैकिया है, क्या बताना है आपको, अच्छा करेक्ट ऑप्शन चुनना है। ट्रैकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, गलत। बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड्स, गलत, रिब्स को नहीं लंग्स को सराउंड करती है। एल्वियोलाई, सी एल्वियोलाई है क्या, थिन वॉल्ड होते हैं। वैस्कुलर क्यों, क्योंकि हर एल्वियोलाई के चारों तरफ कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वैस्कुलर जहां पे रिच ब्लड सप्लाई हो, ठीक है। वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस। डी इज द लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायाफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। डी इज द लोअर एंड ऑफ लंग्स थोड़ी ना है, डी तो खुद ही डायाफ्राम है, लोअर एंड ऑफ लंग्स तो ये है, ये तो डायाफ्राम है, इसलिए ये गलत है। ये तो सही लिखा था बट ये इसकी लेबलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देन इन दिस डायग्राम क्या बताना है हमको, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। इसमें इंस्पिरेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे इनहेलेशन वाला मैकेनिज्म देखना है हमको, देख लेते हैं। ए कह रहा है एयर गोइंग आउट फ्रॉम लंग्स, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये भी हटा दो। अब दो बचे, एयर एंटरिंग इनटू लंग्स। अब जब आपको मैंने बताया था लंग्स में अगर एयर को लाना है तो लंग्स को फैलाओ, लंग्स को फैलाना है तो रिब्स एंड स्टर्नम को रेज्ड करो, है ना। तो बी क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ठीक है। सी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज, सीधी सीधी सी बात है, ऑप्शन सी, ठीक है। रिब्स एंड स्टर्नम के रिलैक्स होने का मतलब उनका वापस नॉर्मल पोजीशन में आना, नॉर्मल पोजीशन में आने का मतलब एयर को बाहर निकालना, वो एक्सेलेशन के लिए। देखो कितना इजीली हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हमें लगेगा बाहर फैलने का मतलब रिलैक्स, बट इससे पहले वाले सेशन में मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि रिलैक्स का मतलब नॉर्मल पोजीशन में आना, रेज का मतलब फैलना, ठीक है। डन, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिफाई करना है, कर लो भाई, इसमें क्या है, ए तो एल्वियोलाई है, बी क्या है, ये तुम्हें पता है ना कि हमारी बॉडी से जितने भी ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं वो वेन है, लेकिन हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि हार्ट इसमें ब्लड को पंप कर रहा है, सो दिस इज आर्टरी। इसी तरह हार्ट से जितनी भी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, ऑक्सीजन, ये एरो गलत लगा रखा है, एरो इधर होना चाहिए था,
ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं वो होती हैं सब आर्टरीज, बट द ओनली ब्लड वेसल जो लंग्स से ब्लड को ला रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, बट आप इसको आर्टरी नहीं कहेंगे, वेन, क्योंकि ये हार्ट में खुल रही है, जो हार्ट में खुलेगी वो वेन है। अब बता दो बी क्या है यहाँ पर, पल्मोनरी, बी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, सी है पल्मोनरी वेन, डी है सिस्टेमिक वेन्स, यस, और ई है सिस्टेमिक आर्टरीज। ठीक है डन। अगर इसमें किसी को भी कंफ्यूजन होता है ना क्या वेन है क्या आर्टरी है, तो जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना कि जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही हैं वो वेन, बट जो लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है वो आर्टरी। ठीक है, तो गड़बड़ नहीं होगा कभी भी। देन इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें आपसे पूछा है वेयर इन द बॉडी विल हीमोग्लोबिन बी सैचुरेटेड एट द परसेंटेज शोन एट पॉइंट XYZ। अच्छा, एक्स का मतलब यहाँ हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, यानी जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 100 के आसपास कहाँ देखी थी हमने, एल्वियोलाई में। तो ये बात हो रही है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के आसपास कौन है बताओ, एल्वियोलाई में मैं क्या करूं, पल्मोनरी आर्टरी करूं या पल्मोनरी वेन करूं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अभी अभी हमने देखा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें होगा, पल्मोनरी वेन में। तो ये वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये है सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है तब ये वाली कंडीशन होगी। और अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम O2 दे देगा तो सैचुरेशन बहुत कम हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन सी। ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है, हालांकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे, बट कभी कभी प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। ओके देन यहाँ पर क्या बताना है हमको, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। ए तो एल्वियोलर कैविटी है भाई, सीधी सीधी सी, ए एल्वियोलर कैविटी है। डी बेसमेंट सब्सटेंस से दिया ही नहीं इन्होंने, अच्छा यही पूछा, एक ही बताना है, मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये सही है क्या। एल्वियोलर कैविटी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज, नहीं, एल्वियोलर वॉल है साइट ऑफ एक्सचेंज, तो मुझे तो नहीं लग रहा, सही और देख लेते हैं। बी को कह रहा है आरबीसीज, ये जो इसमें सेल्स आपको दिख रही हैं दीज आर आरबीसीज, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे में राउंड एंड बाय कॉन्वेक्स होती हैं, नहीं, आपको पता है हमारे में आरबीसीज का शेप बाय कॉन्केव होता है ना, राउंड तो होता है बट बाय कॉन्केव होता है, इसने बाय कॉन्वेक्स कर दिया। सी एक ब्लड कैपिलरी है, बिल्कुल है। इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये भी गलत हो गया, स्क्वामस एपिथेलियम होता है। डी एल्वियोलर वॉल है, ये क्या हुआ बच्चों, डी तो लेबलिंग ही गलत हो गई, तो फिर इसका मतलब यही बचा एल्वियोलर कैविटी। चलो ठीक है, मुझे लग रहा था इसमें कोई लॉजिक लगाएंगे ये, इसलिए मैंने सारे ऑप्शंस चेक किए। एल्वियोलर कैविटी भी एक तरह से मेन साइट ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, इसको सही मान लेते हैं हम, क्योंकि बाकी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता हमारे पास सही करने के लिए। ठीक है, लो भाई, ये हो गए आपके क्वेश्चंस खत्म, एंड यहाँ पर आपका चैप्टर भी ओवर। तो ये हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, क्वेश्चंस कर लिए। नाउ आपको अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, पूरा करके देखो, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैंने जैसे समझा रखा है, पहले डिटेल में करो क्वेश्चन प्रैक्टिस, आराम से एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे समझो, सॉल्व करो, और जब कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हमारा ये चैप्टर पक्का हो गया है, तो एक टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करो कि इतने टाइम में इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं। जब तक वो सही का परसेंटेज 90 तक नहीं पहुंच जाता, 90% तक सही नहीं होने लग जाते तुम्हारे क्वेश्चंस टाइम बाउंड वाले, तब तक इसका मतलब चैप्टर में अभी कमी है, आपको और कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको और रिवीजन करना है, टाइमली उसको प्रैक्टिस करना है, तब आपका वो चैप्टर मान के चलना नीट के लिए पक्का होगा। इतनी मेहनत तो चाहिए ही बच्चों, मतलब डॉक्टर मेडिकल का जो फील्ड है ना वो खुद ही इतना ज्यादा मेहनत मांगता है, तो अच्छी बात है कि नीट का जो क्राइटेरिया है, जो लेवल है, वो इतना हाई रखा हुआ है कि अननेसेसरी जिन बच्चों के नहीं है ना बस में इतनी ज्यादा मेहनत करना, वो वहां पे जाके तो परेशान ना हो, वहां जाके तो पजल ना हो, तो तुम अदरवाइज मत लेना। मेहनत करने का पोटेंशियल हम भगवान ने सबको दिया है ना, सब इक्वली दिया है, लेकिन कौन कर सकता है, किसके अंदर कितनी चाह है कि हाँ भाई मैं इतना पढ़ाई में अपना टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ, तो वही बच्चा वहां पहुंचे, तो दैट वुड बी बेटर। क्योंकि मेडिकल में भी आपको पता है जितने मतलब जितना करियर सेट होता है, एक प्रोफेशनलिज्म होता है, उतना ही आपको वहाँ मेहनत भी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि नीट क्रैक कर दिया चलो भाई हो गई जिंदगी सेट, नीट क्रैक करना तो जस्ट अ फेज, उसके बाद मेडिकल की पढ़ाई अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं डरा नहीं रही, रियलिटी तो रियलिटी है, तो हमें अभी से पता होगा तो अच्छी बात है। तो जिस बच्चे को मजा आता है सब चीजें पढ़ने में, जानने में, ह्यूमंस को समझने में, मेहनत करने में, गो फॉर इट।
नीट विल बी योर्स, डेफिनेटली यू विल क्रैक इट जब जिस भी ईयर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन्हें लगता है कि नहीं नहीं इतना मेरे बस की नहीं है, वो अपना आराम से 11-12 पे फोकस करो, CUET दो, उसके बाद जो भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं उनको एक्सप्लोर करो और उनके बारे में सोचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, गुड बाय।